नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में आज हम लोग 11वां मॉक टेस्ट सॉल्व करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग 30 प्रश्नों को हल करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस सीरीज की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से अब परीक्षाओं में जिस तरह से नए प्रश्न पूछे जा रहे हैं, थोड़ा यूनिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। परंपरागत प्रश्नों की अपेक्षा जो है नए तरीके के प्रश्नों के पूछने का चलन बढ़ा है, उसको जो है इसमें शामिल किया गया है। उसी आधार पर इन प्रश्नों को बनाया गया है, उसकी संपूर्ण व्याख्या दी गई है। तो अगर आप पहली बार इस सीरीज को देख रहे हैं या आपने इससे पहले के अभी तक जो है पार्ट्स को नहीं देखा है, तो आपको ये पूरी श्रृंखला जो है पहली वीडियो से लेकर अब तक देखनी चाहिए और इसको रिवाइज करना चाहिए। अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ हमारे कोर्स में जुड़कर उसकी एक बेहतर सुव्यवस्थित और सुगठित तैयारी कर सकते हैं। हमारा वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम चल रहा है जिसमें समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की आगामी परीक्षा के लिए वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ में नोट्स, टेस्ट सीरीज, ग्रुप डिस्कशन सभी कुछ आपको जो है प्रोवाइड कराया जाता है। और ये हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो 2021 और 2016 के बैच से जो है सेलेक्ट हुए हैं अभी तक जो है। और ऑनलाइन माध्यम में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हमारे ही चैनल, हमारे ही संस्थान के द्वारा हुए हैं, ये आप जानते होंगे। तो कोई भी क्वेरी कोर्स के बारे में आपकी है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9506742546। इस पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके आर ओ लिख कर भेज दीजिए और आप जो है आपकी सारी क्वेरीज का जवाब मिल जाएगा। अगर आप केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज भी प्रारंभ हो चुकी है। और टेस्ट सीरीज में कुल लगभग 47 टेस्ट मिलेंगे जिसमें विषयवार, सेगमेंट वाइज, फुल टेस्ट सब कुछ शामिल है। और लगभग ये 4500 प्रश्नों की श्रृंखला है जो अगस्त में जाकर समाप्त होगी। हर चौथे दिन जो है आपको एक नया टेस्ट प्राप्त होगा, उसको आप हल करेंगे ऐप पर, उसकी पीडीएफ मिलेगी सॉल्व आपको। तो इसके लिए आपको RO 2023 टेस्ट लिखकर इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है, सारी जानकारी आपको रिप्लाई में दे दी जाएगी। तो शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला की। 301 नंबर प्रश्न हमारा जो है आज का वो हम देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर जिला निम्नलिखित में किस मामले में नंबर 1 स्थान नहीं रखता, यानी प्रथम स्थान नहीं रखता, क्योंकि कई चीजों में प्रथम स्थान रखता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें वो प्रथम स्थान नहीं रखता है, ये आपको बताना है। तो सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात, सर्वाधिक महिला साक्षरता या न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? सर्वाधिक महिला साक्षरता दर जो है वो गौतम बुद्ध नगर की नहीं है, यही हमारा जो है सही उत्तर है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले की है? कानपुर नगर की है। ये हमारा जो है कानपुर नगर ऑप्शन इसमें इसके लिए उपयुक्त होगा। बाकी जो तीनों चीजें दी गई थी कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि, न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, सभी में गौतम बुद्ध नगर प्रथम स्थान पर है। और इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। महिला साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की कितनी है? 2011 की जनगणना के हिसाब से 57.3% है। वहीं पर अखिल भारतीय स्तर की बात करें यानी पूरे भारत पर तो 64.6% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में कानपुर नगर की है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। दूसरे नंबर पर लखनऊ है, तीसरे नंबर पर गौतम बुद्ध नगर है। न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करें तो सबसे कम साक्षरता दर महिला साक्षरता श्रावस्ती की है, उसके बाद बलरामपुर, उसके बाद बहराइच का स्थान आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ये भी जनगणना से ही जुड़ा हुआ है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक 3 स्लम आबादी वाले जिलों में कौन सा एक जिला सम्मिलित नहीं है, यानी सर्वाधिक स्लम आबादी जिन 3 जिलों में है उनमें कौन सा एक जिला शामिल नहीं है। अब इसमें हमको
विकल्पों पे विचार करना होगा। मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, प्रयागराज में से आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है प्रयागराज। प्रयागराज जो है सर्वाधिक 3 स्लम आबादी वाले उत्तर प्रदेश के जिलों में नहीं आता है। 2011 की जो जनगणना है उसमें उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में स्लम आबादी का प्रतिशत कितना है? 9.5% है, यानी अच्छा खासा प्रतिशत, लगभग 10% जो है उत्तर प्रदेश में स्लम आबादी निवास करती है। और राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले 3 जिले हैं। पहले नंबर पे मेरठ है, दूसरे नंबर पे आगरा है, तीसरे नंबर पे कानपुर नगर है। प्रयागराज इसमें शामिल नहीं है। इसके बारे में कुछ और फैक्ट हम जान लेते हैं स्लम आबादी के बारे में। तो जो मलिन आबादी है, जिसको हम स्लम आबादी कहते हैं, इसके मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में क्या है? भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है, जहां पर 9.5% कुल जनसंख्या की आबादी जो है स्लम आबादी है। पहले नंबर पे महाराष्ट्र आता है स्लम जनसंख्या के मामले में, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में और इसके बारे में जानिए। राज्य की जो स्लम आबादी है 9.5%, इसमें साक्षरता दर कितनी है? 69% लोग साक्षर हैं मलिन आबादी में। और राज्य के जो 648 वैधानिक नगर हैं, ये 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। इनमें प्रतिवेदन स्लम नगर कितने हैं? 293 हैं। ये भी संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि 9.5% आबादी जो है स्लम आबादी के रूप में उत्तर प्रदेश में निवास करती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नवंबर 2000, ये डेट आप सभी लोग को याद है। इसमें उत्तरांचल को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश के का विभाजन हो गया था। एक अलग राज्य बना था उत्तरांचल, जिसको अब हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? प्रश्न ये पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को अलग करके उत्तरांचल बनाया गया था? उस समय उत्तरांचल कहते थे उसको। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 13। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग करके उत्तरांचल बनाया गया था। और अब इसी उत्तरांचल को हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। और ये डेट है 9 नवंबर 2000 को। 2007 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से हमको सुमेलित करना है। आसान प्रश्न है, अगर आप 1, 2 को भी पकड़ पाए तो बहुत आसानी से इसका उत्तर दे लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुमेलन की। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी की बात करते हैं। प्रशासनिक राजधानी, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल उत्तर प्रदेश की क्या है? लखनऊ है, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में किसको उपमा दी जाती है, संज्ञा दी जाती है? वो है हमारा कानपुर। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी किसे कहा जाता है? क्योंकि वहां पर जो है माननीय उच्च न्यायालय स्थापित है, यानी कि प्रयागराज। और उत्तर प्रदेश की धार्मिक एवं सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है वाराणसी को। तो सुमेलन हो गया। और विकल्प के अनुसार देखेंगे तो हमारा इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। इसको फिर से देख लीजिए। प्रशासनिक राजधानी लखनऊ, आर्थिक राजधानी कानपुर, न्यायिक राजधानी प्रयागराज और सांस्कृतिक या धार्मिक राजधानी वाराणसी है। अगला प्रश्न लेंगे। नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाले प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में सजाना है, यानी पूर्व से पश्चिम इस तरफ आपको बढ़ना है, यानी पूर्वांचल से पश्चिम की तरफ बढ़ना है। तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा पड़ेगा? पहले तो ये अनुमान लगा लीजिए। सबसे पूर्वी जिला जो है क्या पड़ना चाहिए? इनमें से महाराजगंज पड़ना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो है कौन सा जिला पड़ेगा? उसके बाद हमारा पड़ेगा सिद्धार्थनगर। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, फिर बलरामपुर पड़ेगा, फिर बहराइच पड़ेगा। इसको अभी हम मैप में भी देखेंगे, तभी आप जो है इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए मैप में देखते हैं। ये है नेपाल। नेपाल के बॉर्डर में सबसे पहले महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, उसके बाद बहराइच, फिर लखीमपुर खीरी, फिर पीलीभीत। ये हमारा पूरब से पश्चिम की ओर का क्रम हो गया।
तो कितने जिले हैं ऐसे जो उत्तर प्रदेश की सीमा यानी नेपाल से स्पर्श करने वाले? ऐसे कुल 7 जिले हैं। 7 जिले अभी हमने देखे भी मैप में: महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, खीरी और पीलीभीत। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न प्रायः आपसे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश में कई सारे धार्मिक परिपथ हैं, बौद्ध सर्किट उनमें से एक है। तो बौद्ध परिपथ के अंतर्गत कौन सा एक स्थान सम्मिलित नहीं है? बौद्ध परिपथ का मतलब ही है ये है कि भगवान बुद्ध से जुड़े हुए स्थानों को जो एक साथ जोड़ने वाला सर्किट है उत्तर प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से, उसको हम बौद्ध परिपथ कहते हैं। तो इसमें से बस्ती जिला जो है वो बौद्ध परिपथ में नहीं आता है, बाकी कपिलवस्तु, कौशाम्बी और श्रावस्ती आता है। अब इसमें ध्यान से देख लेते हैं हम। तो बौद्ध परिपथ में प्रमुख महत्व रखने वाले स्थान कौन कौन से हैं? कपिलवस्ती, श्रावस्ती, सारनाथ जो कि वाराणसी में पड़ता है, फिर कौशाम्बी, कुशीनगर, संकिसा जो है फर्रुखाबाद। तो बस्ती इसमें जो है शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित है। 1506 में सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर किसको बनाया था? तो दिल्ली से राजधानी को बदला था सिकंदर लोदी ने 1506 में, और राजधानी बनाई थी उत्तर प्रदेश में। चारों जिलों आपके सामने ऑप्शन में है: आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर। सही उत्तर क्या है? आगरा को राजधानी बनाया था। ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। इसके बारे में थोड़े से और फैक्ट्स को हम जान लेते हैं। 1506 में सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर आगरा को बनाया था, जो कि 1638 में शाहजहां द्वारा फिर से राजधानी दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था, और मुगल शासन के समय तक भी साम्राज्य की राजधानी फिर दिल्ली ही रही। अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सी ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? आसान प्रश्न है, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के बारे में अगर आप जानते हैं तो आपको पता होगा। ताजमहल है, बिल्कुल है, आगरा में है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है? लखनऊ में है। रामनगर का किला वाराणसी में है। सांची का स्तूप जो है ये यहाँ पर नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम जो है। तो ताजमहल के बारे में आप सभी जानते हैं कि इसको जो है शाहजहां ने बनवाया था, अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। 1631 से 1643 के बीच में बनवाया था। उसके बाद इमामबाड़ा जो है लखनऊ की एक ऐतिहासिक धरोहर है, जिसे नवाब आसिफउद्दौला ने बनवाया था। रामनगर का जो किला है ये वाराणसी के रामनगर में गंगा नदी के पूर्वी घाट पर तुलसी घाट के सामने स्थित है। इसका निर्माण 1750 में काशी नरेश बलवंत सिंह ने कराया था। सांची का स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश में भोपाल शहर से 56 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में ऐतिहासिक वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, और ये बुद्ध या उनके अनुयायियों का निवास या घर भी कहा जाता है। वैसे स्तूप वो स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है संभाल कर। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान जो कि कृषि संबंधी संस्थान है उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित नहीं है? क्योंकि कानपुर में कई सारे जो है कृषि संबंधी संस्थान है, इनमें से कौन सा एक कानपुर में नहीं है? भारतीय दलहन संस्थान, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान, चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, या ये सभी कानपुर में स्थित है? आपको सही उत्तर देना है, बहुत सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। तो इसमें से भारतीय दलहन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, ये कहाँ पर है? कानपुर में है, निश्चित रूप से है। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर की पहचान ही है। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में नहीं है। कानपुर में नहीं है तो कहाँ पर है ये वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा है, इसको ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। यह राज्य की सबसे पुरानी नहर है। एक नहर के बारे में बात की जा रही है। इसका निर्माण 1830-31 में किया गया था। ये नहर सहारनपुर में फैजाबाद नामक स्थान पर यमुना नदी से निकाली गई है। अब ये सारी विशेषताएं किस नहर के बारे में है
ये हमको बतानी है। तो इसको हमको बताना है और ये किससे संबंधित है, ये यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे तो उस ऑप्शन के अनुसार बता पाएंगे। तो ये जो है पूर्वी यमुना नहर की यहाँ पर बात की जा रही है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। पूर्वी यमुना नहर जो है ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के बेहट तहसील के परगना फैजाबाद नामक गांव में यमुना नदी से निकाली गई है। ये उत्तर प्रदेश की सबसे प्राचीन नहर है। 1830 ईस्वी के आसपास इसका निर्माण हुआ था और इसकी कुल लंबाई 1440 किलोमीटर है। अगला प्रश्न लेते हैं हम जो है, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे, ये किसके बारे में बात की जा रही है? ये राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में बात की जा रही है। तो उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे, जिसको हम कॉरिडोर भी कहते हैं, गलियारा मतलब कॉरिडोर, ये कहां पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, कहां पर आपस में मिलते हैं, ये आपको बताना है। तो ये कहां पर मिलते हैं? ये झांसी में मिलते हैं। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में उत्तर दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गलियारा मिलता है। उत्तर दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी भारत का सबसे बड़ा जो है राजमार्ग परियोजना के रूप में जाना भी जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गणेश बाग मंदिर कहाँ पर स्थित है? चारों ऑप्शंस को पढ़िए ध्यान से। चित्रकूट, मथुरा, चंदौली या बदायूं। गणेश बाग मंदिर कहाँ पर है? चित्रकूट जिले में है। भगवान श्री राम की जो है जो कर्म स्थली है चित्रकूट। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और इसका निर्माण कराया था पेशवा विनायक राज ने करवाया था। यह अपने अद्भुत स्थापत्य और मनोहारी वातावरण के लिए फेमस है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश स्थित किस हवाई अड्डे का नाम नाथ नगरी एयरपोर्ट प्रस्तावित है? इनमें से किसका नाम जो है नाथ नगरी एयरपोर्ट प्रस्तावित है, ये आपको बताना है। चारों हवाई अड्डे खेरिया, बरेली, हिंडन, सरसावा, इनमें से आपको सही उत्तर देना है। बरेली हवाई अड्डे के बारे में ये घोषणा की है, मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं घोषणा की गई थी कि उसका नाम जो है आगे बदलकर नाथ नगरी एयरपोर्ट कर दिया जाएगा। बाकी जो हवाई अड्डे हैं, खेरिया कहाँ पर है? कानपुर में है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है और सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सह फसली खेती में अपनाई जाने वाली फसलें नहीं हैं। कौन सी फसलें सह फसली खेती में उत्तर प्रदेश में नहीं अपनाई जाती हैं, ये आपको बताना होगा। तो इसका सही उत्तर क्या है? उत्तर प्रदेश में गन्ना और आलू का कॉम्बिनेशन जो है सह फसली खेती में नहीं उगाया जाता है। सह फसली कृषि आप जानते होंगे, इसमें मुख्यतः दो फसलें होती हैं। एक मुख्य फसल होती है और एक उसके साथ सह फसल होती है। तो प्रदेश में गन्ना के साथ आलू को सह फसली खेती के रूप में उत्पादित नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न लीजिए, आपके सामने है, मिर्जापुर, प्रयागराज, सोनभद्र और चंदौली के पठारी भाग को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर पठारी भाग भी पाया जाता है। इनमें से अधिकांश इलाका तो आप देख ही रहे हैं कि बुंदेलखंड और उसके आसपास का है। तो पठारी भाग को किस विशेष नाम से यहाँ पर जाना जाता है? तो इसको हम कहते हैं विंध्य क्षेत्र। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। मिर्जापुर, प्रयागराज, सोनभद्र, चंदौली के पठारी भाग को विंध्य क्षेत्र के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में कई सारे और भी क्षेत्र हैं, जैसे भाबर और तराई क्षेत्र है। तो इसमें शाहजहांपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर के कुछ क्षेत्र हैं। उसके अलावा शामली, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खेरी, बहराइच, श्रावस्ती, ये सब भाबर और तराई क्षेत्र है। ये सब जो है उत्तर प्रदेश का जो ऊपरी इलाका है, यानी उत्तर पश्चिमी से लेकर जो इलाका है वो आता है। फिर मध्य पश्चिमी मैदान जो है, जो गंगा गंगा यमुना का जो है मैदान कहलाता है, उसमें बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, अमरोहा, संभल, शाहजहांपुर आता है। बुंदेलखंड क्षेत्र जो है, जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र है, उसमें झांसी मंडल में जालौन, झांसी, ललितपुर है। चित्रकूट धाम मंडल में बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, ये सभी आते हैं। तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया। अगला प्रश्न,
दुधवा नेशनल पार्क या दुधवा राष्ट्रीय पार्क की दक्षिणी सीमा किस नदी के द्वारा निर्धारित होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न जो है पूछे भी जाते हैं अक्सर। तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क की जो दक्षिणी सीमा है वो सुहेली नदी के द्वारा निर्धारित होती है। बहुत ज्यादा प्रचलित नाम नहीं है, इसलिए इसको याद रखिएगा। और इसकी जो उत्तरी सीमा है वो मोहन नदी के द्वारा निर्धारित होती है, और दक्षिणी सुहेली नदी की तरह। तो दोनों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस नगर को प्राचीन काल में महोदय श्री कहा जाता था? महोदय श्री किसको कहा जाता था, ये आपको बताना है। तो ये प्राचीन ऐतिहासिक नगर कौन सा है? ये है कन्नौज। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। कन्नौज का जो प्राचीन नाम है वो महोदय श्री या कानकुब्ज नगर है। ये भारत की प्राचीन नगरों में से एक है जिसमें समृद्ध पुरातात्विक और सांस्कृतिक विरासत विद्यमान है। अगला प्रश्न देखेंगे, मेजा जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? काफी फेमस जो है जल विद्युत परियोजना है मेजा। और मेजा एक स्थान भी है, तहसील भी है, उसी के नाम से ये फेमस भी है। ये कहाँ की परियोजना है? ये मिर्जापुर जिले की है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कब स्थापित हुई थी, उसकी स्थापना कब हुई थी, क्योंकि ऐतिहासिक सवाल है ये। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। 1962 में 8 फरवरी 1962 को इसकी स्थापना हुई थी। ये उत्तर प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग की पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त शासी इकाई के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में ज्यादा नक्षत्रशालाएं भी नहीं है, 3 नक्षत्रशालाएं हैं, उनमें से एक ये है। तो वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ पर है? ध्यान से देखिए चारों ऑप्शंस को। लखनऊ, गोरखपुर, रामपुर, कानपुर में से बताना है आपको। सही उत्तर क्या है इसका? गोरखपुर में है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसका संचालन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश के तहत गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। और उत्तर प्रदेश में जो 3 नक्षत्रशालाएं हैं उनमें से 2 बाकी कौन सी हैं? एक तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला है जो कि लखनऊ में है, एक आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है जो कि रामपुर जिले में है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू हुई थी? पिछले वर्षों में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो किसान बही योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू हुई थी? 1992 में, 1992 में ये लागू हुई थी। और किसान बही योजना किसानों के पास कुल भूमि व खेती योग्य भूमि का विवरण देती है, जिसके स्थान पर अब डिजिटल खतौनी और बाकी योजनाएं जो है प्रारंभ अब हो चुकी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में अगर आपको पंचायतों में मतदाता बनना है यानी मतदान करना है तो उसके लिए किसी भी मतदाता की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? सही उत्तर क्या है इसका? इसका सही उत्तर है आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। और अगर आपको चुनाव लड़ना है, पंचायत का सदस्य बनना है, ग्राम प्रधान बनना है या कोई अन्य पदाधिकारी बनना है तो उसके लिए आपकी न्यूनतम उम्र जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के एकमात्र राजनीतिज्ञ जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को 4 बार सुशोभित किया है, यानी उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री कौन बना है? ऑप्शन सामने हैं, बहुत क्लियर है, आपको बिल्कुल तुरंत ध्यान भी आ जाना चाहिए कि सही उत्तर इसमें से क्या होना चाहिए। इसका सही उत्तर है सुश्री मायावती। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। मायावती जी ही ऐसी राजनीतिज्ञ हैं जो 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर जो है स्थापित हो चुकी हैं। का चारों कार्यकाल भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और 3 राजनीतिज्ञ को ऐसे हैं जिनको 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का गौरव मिला है। उनमें से चंद्रभान गुप्त हैं, नारायण दत्त तिवारी हैं और मुलायम सिंह यादव जी हैं। अगला प्रश्न, प्रदेश सरकार ने किस वर्ष फिल्म को उद्योग का दर्जा प्रदान किया था? यानी फिल्म को जो है एक
इंडस्ट्री के रूप में, इंडस्ट्रियल वैल्यू प्रदान की थी। कौन सा ईयर है वो? उसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन हमारा, 1998 में फिल्म को उद्योग का दर्जा दिया गया था। भारत में उत्तर प्रदेश फिल्मों का सबसे बड़ा बाजार है और उत्तर प्रदेश सरकार ने 1998 में फिल्मों को उद्योग का दर्जा दिया था। अब तो यहाँ पर फिल्म सिटी ही स्थापित हो रही है नोएडा के बाद में। प्रदेश सरकार ने पहली फिल्म नीति जो है 1999 में घोषित की थी, जब इसको उद्योग का दर्जा दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, बौद्ध धर्म में वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ था? तो बौद्ध धर्म जो है भगवान बुद्ध के बाद विभाजित हो गया था, तो उसमें एक जो है वज्रयान शाखा भी बनी थी, जिसका उदय उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो वज्रयान शाखा की स्थापना या उत्पत्ति जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में हुई थी। सारनाथ जिले में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना केंद्र कहां पर स्थापित है? राज्य सूचना केंद्र उत्तर प्रदेश में कहां पर है? लखनऊ जिले में है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना केंद्र लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कृत्रिम रबड़ बनाने का कारखाना काफी फेमस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कानपुर, मोदीनगर, प्रयागराज या मथुरा, इनमें से कहां पर स्थित है? तो कृत्रिम रबड़ बनाने का कारखाना जो है ये है आपका मोदी नगर, जो कि गाजियाबाद में है। बी ऑप्शन करेक्ट है। कुछ और फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट हैं इसके बारे में जान लेते हैं हम जो है। प्रदेश में गंधक से तेजाब, गंधक यानी सल्फर से तेजाब बनाने एवं बायोसल्फाइड बनाने का कारखाना कहां पर है? कानपुर में है। ये भी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। लौह कणों से युक्त सिलिका युक्त बालू तैयार करने का प्रथम कारखाना, ये सॉरी प्रमुख कारखाना शंकरगढ़ प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश में इंडियन ऑयल की पेट्रोलियम रिफाइनरी कहां पर है? मथुरा में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कोयले की प्राप्ति सिंगरौली क्षेत्र से होती है और ये एकमात्र कोयला प्राप्ति का क्षेत्र है सिंगरौली। सिंगरौली है कहां पर, ये आपको बताना है। तो सिंगरौली, 4 जिले आपके सामने हैं, मिर्जापुर, सोनभद्र, ललितपुर, बांदा, इनमें से सही उत्तर आपको बताना है। तो सिंगरौली क्षेत्र कहां पर है? सोनभद्र में है। बी ऑप्शन करेक्ट है। और सोनभद्र में जो सिंगरौली है, इसमें खुदाई का कार्य जो है कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ झीलें दी हुई हैं, एक तरफ स्थान दिए हुए हैं। तो झील और स्थान कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमको बताना है। दरवन झील कहाँ पर है? अंबेडकर नगर में है, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखिएगा, एक फैक्ट, कई बुक्स में ये फैजाबाद या अयोध्या दिया हुआ है, लेकिन ये पहले कभी जब अंबेडकर नगर नहीं बना था तो हो सकता है उस समय आता हो, लेकिन वर्तमान में ये जो है अंबेडकर नगर में ही है। औंधी ताल कहाँ पर है? वाराणसी में है, ये भी ठीक है। चित्तौरा झील बहराइच में भी ठीक है। गौर झील कहाँ पर है? रायबरेली में नहीं है। गौर झील कहाँ पर है? गौर झील रामपुर में स्थित है। और रायबरेली में फेमस झील कौन सी है? समसपुर झील है, यहाँ पर समसपुर पक्षी विहार भी है। अगला प्रश्न लेते हैं, संत कबीर दास का जन्म उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए। तो संत कबीर दास जी का जन्म, चारों ऑप्शंस को देखिए, प्रयागराज, संत कबीर नगर, वाराणसी या संभल। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है वाराणसी। सी ऑप्शन करेक्ट है। संत कबीरदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में वाराणसी में हुआ था। वे हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उपशाखा के महानतम कवियों में से हैं और संत कबीर नगर जो है वहां पर उनकी समाधि बनी हुई है। तो इस तरह से आज के हमने 30 प्रश्नों को इस सीरीज में सॉल्व किया। इसको 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिए वीडियो को, ना आपको नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही सारे प्रश्न
तैयार हो जाएंगे, सारे फैक्ट तैयार हो जाएंगे। और ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और इससे पहले जितने भी इस सीरीज के वीडियो अपलोड हुए हैं सब प्लेलिस्ट में हैं, उनको वन बाय वन देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।